Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Science, Chapter number 3, Cells, Heredity and Evolution. This is lecture number 2. आज के लेक्चर में रीडिंग है जी हमारे पास ऑन पेज नंबर 22, 23 एंड 24 और बुक वर्क है हमारे पास पेज नंबर 27 पर और उसमें हमने एक्सरसाइज 3 करनी है. सो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन. इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं जी. एवरी स्पीशी हैज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर हम एक जानदार को दूसरे से फर्क कर सकते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, तो हर जानदार की जो शेप है, शक्ल है और स्ट्रक्चर उसके जिस्म की जो बनावट है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक रैबिट और एक काऊ, इन दोनों की शेप और स्ट्रक्चर से आप आसानी से उन दोनों को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो, पहचान भी सकते हो. ठीक है. और आइडेंटिफाई भी कर सकते हो. We all have some characteristic of our parents. हम तमाम लोगों में अपने वालिदैन की कुछ खुसूसियात होती हैं. बाज़ दफ़ा तो यूं होता है कि बच्चों की शक्ल हूबहू अपने पेरेंट्स से मिलती है, बाज़ बच्चों के जो बाल हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, बाज़ बच्चों में हाइट, बाज़ बच्चों में स्किन कलर. तो ये सारी खुसूसियात जो हैं उनकी उनके पेरेंट्स से मिलती हैं. द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक. इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं वो खुसूसियात जो आपको आपके वालिदैन से मिले, इज कॉल्ड हेरिडिटी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी के ये एक स्टडी है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक की. ठीक है. तो ये आपने अच्छे से अभी समझ लेनी है, इसको याद भी कर लें, बेशक ये आपके आगे ग्लोसी वर्ड्स में आएगी. कहते जी द डेवलपमेंट ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक, इन कैरेक्टरिस्टिक का बनना इज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड जीन्स. देखो मैं बड़ी डिटेल में आपको बताता आया हूं. मैं फिर बता देता हूं कि ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल होता है. सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए से बनते हैं और डीएनए के अंदर कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, उसका एक कंपोनेंट है, डीएनए का एक हिस्सा है. उन बेसिस की जो है वो एक खास पैटर्न में अरेंजमेंट से एक कोड बनता है. वो कोड आगे डिसाइड करता है कि सेल में कौन सी किस्म की प्रोटीन बनेगी. उस कोड को हम कहते हैं जीन. और ये जीन ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको भी बताया क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होते हैं, मौजूद होते हैं, वाक़ होते हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव सिमिलर फीचर्स. तमाम जानदारों की खसूसियात एक जैसी होती हैं, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक. लेकिन वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती. लाइक हर इंसान की दो आंखें हैं, एक नाक, दो कान हैं, लेकिन इसके बावजूद जो चेहरा है वो मुकम्मल तौर पर हूबहू दो इंसानों का नहीं मिलता. डिफरेंस इन हेयर कलर, बालों के रंग में, हाइट, वेट एंड स्किन कलर आर एग्जांपल ऑफ डिफरेंसेस दैट वी कॉल्ड वेरिएशन. तो एक इंसान की खसूसियात में जो फर्क है दूसरे की निस्बत, ये किसी भी जानदार की खसूसियात में दूसरे की निस्बत जो फर्क होता है, उन डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन. तो होपफुली दोनों कॉन्सेप्ट हेरिडिटी का भी और वेरिएशन का भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो वेरिएशन भी अच्छे से अभी समझ लीजिए, आगे आपके कॉपी वर्क में इंक्लूड होगा. और उसकी दोनों टाइप, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. The student in a class can be arranged in a line from the shortest to tallest. देखो ना, एक क्लास में तमाम बच्चों की हाइट एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, तो उनको आप अरेंज कर सकते हो फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट. देयर हाइट शोज कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. और इस तरह के डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात दैट आर डिस्टिंक्ट, जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, सच एज ब्लड ग्रुप शो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. कि क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, किसी का बी पॉजिटिव होगा, किसी का ओ नेगेटिव होगा. ठीक है. तो इस तरह की वेरिएशन को कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. सम कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट इनहेरिटेड. तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक के बाद कहते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इनहेरिटेड नहीं होते, जो आप अपने वालिदैन से यानी कि पैदा होने के दौरान लेकर पैदा नहीं होते. यू आर बॉर्न विद देम, यू आर नॉट बॉर्न विद देम. ठीक है. यू पिक देम अप एज यू गो थ्रू लाइफ. जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी में बढ़ते हो उनको सीखते हो. लर्निंग हाउ टू स्विम. अब मुझे बताओ, कोई भी दुनिया का इंसान ये क्लेम कर सकता है कि स्विमिंग जो है मैंने अपने वालिदैन
से ही सीखी है, यानी कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे जीन्स के अंदर जो है वो हाउ टू स्विम वो जो है कोड हुआ था, ऐसा नहीं होता। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड है और कुछ एक्वायर्ड होते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं एक्वायर्ड। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी, और हैविंग अ स्कार, जख्म लग जाता है आपके स्किन के ऊपर, तो वो भी एक एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। यू कैन नॉट पास देम ऑन टू योर चिल्ड्रन, यानी कि कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे स्विमिंग आती है तो जो मेरा पैदा होने वाला बच्चा होगा उसको भी स्विमिंग आएगी। वो एक्वायर करेगा, वो सीखेगा। आगे बात करते हैं जी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की एट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल का मिलना, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो कहते हैं अ मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसमें एक मेल का रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है? जिसका काम होता है जनरेशन बढ़ाना, आगे चलाना। ज्वाइन अप होता है विद अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल टू मेक अ फर्टिलाइज्ड एग। तो मेल और फीमेल सेक्स सेल जब मिलते हैं और उनसे जो नया सेल बनता है डियर स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं जायगोट। वो जो नया सेल है वो जायगोट है। और यकीन करें कि ये जो जायगोट है इसके अंदर सारी कोडिंग मौजूद होती है, यानी कि एक बेसिक सेल है ना, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, इसके अंदर डीएनए होगा, और उस डीएनए के अंदर कोडिंग होगी, यानी कि जीन्स होंगे, और उस कोडिंग में ये सारी बातें डिसाइड हो चुकी होंगी कि आने वाला जो जानदार है उसकी हाइट क्या होगी, उसका स्किन कलर क्या होगा। ये सारी चीजें जो है वो उसकी डिसाइड हो जाती हैं जैसे ही एक मेल और फीमेल सेक्स सेल ज्वाइन अप होकर ये एक नया सेल बना देता है। इस नए बनने वाले सेल ने ही आगे, एक सेल ने आगे जाके पूरे का पूरा एक जानदार बनना होता है, और उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। होपफुली ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ईच क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सेल पेयर अप, यानी कि क्रोमोसोम जो है मेल और फीमेल के पेयर अप होते हैं, मिलते हैं। दिस ब्रिंग टू सेट ऑफ जीन टुगेदर, और जिससे जाहिर है दो तरह के जीन्स भी आपस में मिलेंगे। द जीन्स इन अ पेयर में बी आइडेंटिकल। अब वो जो जीन्स है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर दो हमारे पास लोग हैं, यानी कि एक मेल और एक फीमेल है, मेल की हाइट छोटी है, चलो हम मेल की हाइट बड़ी कर लेते हैं, मेल की हाइट बड़ी है, फीमेल की छोटी है। अब मेल के अंदर जो जीन है उसके अंदर कोडिंग है, और उस कोडिंग के अंदर क्या जो हाइट के हवाले से क्या कोड है कि वो हाइट टॉल है, और फीमेल की अगर हाइट छोटी हो तो उसके अंदर जो जीन्स है उसके अंदर जो कोडिंग है उसके अंदर हाइट के हवाले से क्या कोडिंग हुई है कि हाइट छोटी है। अब जब हमारे पास इस तरह से केस होगा कि एक जीन के अंदर टॉल हाइट की कोडिंग हुई है और एक में शॉर्ट हाइट की, तो ये दोनों जीन्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, और अगर दोनों पेरेंट्स की हाइट टॉल है तो उन दोनों के जीन्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो, आप लोग हेयर कट करते हो और बहुत से लोग बिल्कुल बाल अपने खत्म कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल शेव कर लेते हैं अपने हेड को, बिल्कुल यानी कि गंजे हो जाते हैं। तो उनके बाल, लाइक किसी के बाल गंजा होने से पहले ब्लॉन्ड थे, यानी कि गोल्डन हेयर थे नेचुरली। तो वो जो गोल्डन हेयर थे वो बिल्कुल जब बाल उसने अपने खत्म कर दिए, जब बाल दोबारा आएंगे तो कलर कौन सा होगा? गोल्डन और ब्लैक। ऑब्वियसली गोल्डन होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जीन्स में कोडिंग हुई है हेयर के हवाले से वो गोल्डन कलर की। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जीन्स विच आर सप्रेस्ड और डोमिनेटेड बाय अदर जीन्स आर कॉल्ड रिसेसिव जीन। अब देखो, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, एक और एग्जांपल लेते हैं कि पेरेंट्स के अंदर एक पेरेंट के जो हेयर कलर है वो ब्लॉन्ड है, यानी कि गोल्डन है, और एक का ब्लैक है। तो जब जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन होगी, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसका जो हेयर कलर होगा वो क्या होगा? या तो ब्लैक होगा या तो ब्लॉन्ड होगा। तो अगर तो ब्लॉन्ड हेयर होंगे आने वाली जनरेशन के, तो इसका मतलब होगा कि ब्लॉन्ड हेयर ने डोमिनेट किया, और अगर ब्लैक होंगे तो इसका मतलब होगा ब्लैक हेयर वाले जीन ने डोमिनेट किया। तो कहते हैं जीन्स विच आर सप्रेस, तो दोनों अगर तो जीन्स डिफरेंट हैं तो वो वाले जीन्स जो सप्रेस हो जाते हैं, यानी कि वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं कि ब्लॉन्ड और ब्लैक, और बच्चे के हुए ब्लॉन्ड, तो इसका मतलब ब्लैक वाले जीन सप्रेस हो गए ना, उन वो दब गए और डोमिनेट हो गए बाय ब्लॉन्ड हेयर वाले जीन से। तो जो जीन्स सप्रेस हो जाते हैं उनको हम कहते हैं रिसेसिव जीन। तो ये भी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी आपके कॉपी वर्क में होगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन विद टू आइडेंटिकल जीन। अगर तो किसी भी शख्स में दो जीन्स आइडेंटिकल हो पेरेंट्स की तरफ से, यानी कि दोनों पेरेंट के ब्लैक कलर
हेयर हो, यानी कि उनमें जो हेयर के हवाले से जो जीन है वो ब्लैक कलर की कोडिंग है उसमें। तो इस तरह के करेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं प्योर ब्रीड और होमोजाइगोस फॉर दैट करेक्टरिस्टिक। वो जो उस करेक्टरिस्टिक के लिए आने वाला जो वो शख्स, जो नई जनरेशन है, उस वो होमोजाइगोस है, और अगर डिफरेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगोस। अ चाइल्ड हैज अ ब्लैक हेयर बिकॉज द जीन फॉर ब्लैक हेयर इज डोमिनेंट, इट डोमिनेट्स द जीन फॉर ब्लॉन्ड हेयर एंड प्रोड्यूस द फाइनल कलर। टू, अब ये एग्जांपल वन होगी जो मैंने आगे डिटेल में बताई आपको। टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर, एक में रेड है एक में व्हाइट है, व्हेन क्रॉस एंड रिजल्टिंग सीड्स प्लांटेड, यानी कि उन दोनों प्लांट का आपने क्रॉस किया और उनसे जो बीज हासिल हुआ उसको आपने जमीन में बो दिया। ऑल सीड जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द रेड फ्लावर। तो जब वो बीज से पौधा बना तो उसके फ्लावर कौन से कलर के थे? रेड। तो इसका मतलब है किस कलर ने डोमिनेट किया? रेड कलर ने डोमिनेट किया। और सप्रेस कौन सा हो गया? व्हाइट कलर का। तो होपफुली ये पैरा भी आपको अच्छे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेंडल एक्सपेरिमेंट। इन 1865 ग्रेगर मेंडल एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। ऑस्ट्रियन मॉन्क से क्या मुराद है? मॉन्क समझ ले के एक ये रिलीजियस पर्सन होता है, और इसका ताल्लुक किस रिलीजन से? बुद्धिस्ट होते हैं ये, ठीक है। बुद्धिस्ट यानी कि ये समझ लें कि बुद्धा को ये जो है फॉलो करते हैं, तो ये समझ लें रिलीजियस पर्सन की एक बात हो रही है। ग्रेगर मेंडल एक साइंटिस्ट था और ऑस्ट्रेलियन मॉन्क था। कैरिड आउट सिंपल एक्सपेरिमेंट यूजिंग गार्डन पी, यानी कि मटर को लेकर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उसने क्या नोटिस किया? नंबर ऑफ डिफरेंसेस, वेरिएशन नोटिस की उसने इन द कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात में। किन की खसूसियात में? गार्डन पीस की। फॉर एग्जांपल सम वैरायटी हैड शॉर्ट स्टेम, के कुछ जो गार्डन पी के प्लांट थे उनका जो स्टेम था वो छोटा था और कुछ का बड़ा था। कुछ का कहता है सीड कोट, यानी कि बीज के ऊपर का जो कवर था वो स्मूथ था, और कुछ का रिंकल, यानी कि उसमें कुछ उभार थे। तो देखो ये वेरिएशन आ रही है ना प्रॉपर्टीज में। अच्छा, फिर ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ही केयरफुली ट्रांसफर्ड पोलन। अब पोलन क्या होता है? ये पाउडरी सब्सटेंस है विच प्रोड्यूस मेल गिमेट्स, यानी कि ये मेल सेक्स सेल बनाता है फ्रॉम द एंथर। और ये कहां पर मौजूद होते हैं जी? पोलन कहां पर होते हैं जी? एंथर से। तो उसने एंथर से क्या लिए? पोलन ऑफ प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो अपनी खुसूसियात अगली जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो प्योर ब्रीडिंग कौन सी ब्रीडिंग होती है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी करेक्टरिस्टिक को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करे। तो ऑब्वियसली उसने प्योर ब्रीडिंग ली और प्योर ब्रीडिंग के पोलन को ट्रांसफर किया टू द स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा क्या होता है? ये फीमेल एलिमेंट होता है। तो उसने मेल एलिमेंट को फीमेल एलिमेंट में ट्रांसफर किया, उनको वो भी प्योर ब्रीड था, लेकिन वो शॉर्ट प्लांट था, यानी कि जो उसने पोलन लिया था एंथर से वो टॉल प्लांट का लिया था, और उस टॉल प्लांट को के जो पोलन था उसको उसने ट्रांसफर किया था स्टिग्मा में उस प्लांट के जो शॉर्ट प्लांट था, जो छोटे प्लांट थे। ही कलेक्टेड सीड, और फिर यूं जो सीड बना नया फ्रॉम द प्लांट प्लांटेड देम, और उसको उसने उस सीड को प्लांट किया। अब आप मुझे बताओ जो नया उस बीज से नया पौधा बनेगा उसको शॉर्ट होना चाहिए या टॉल होना चाहिए? ऑब्वियसली एक जीन डोमिनेट करेगा, या टॉल का या शॉर्ट का। तो देखते हैं। He found that there were all tall. तो कौन से जीन ने डोमिनेट किया? जो टॉल वाला था। क्लियरली द जीन फॉर टॉलनेस फॉर डोमिनेट ओवर द जीन ऑफ शॉर्टनेस एंड द ऑफस्प्रिंग, जो नई जनरेशन है देयरफॉर ऑल टॉल, वो सारे टॉल थे, ठीक है। फिर आगे है हमारे पास म्यूटेशन। समटाइम, ये भी आपने अच्छे से याद करना है, ये भी आपकी कॉपी वर्क में। समटाइम्स व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम्स और जीन में चेंज, के सेल डिवीजन के दौरान जब सेल एक सेल से आगे सेल बन रहे होते हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स और जीन के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। दी चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशन, इनको म्यूटेशन कहते हैं। व्हेन द गैमेट्स इनके मेल सेक्स सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देयर इज अ चांस दैट changes in the structure or number of chromosomes can take place, के क्रोमोसोम्स की तादाद या उसकी साख्त में कुछ तब्दीली आ जाए। दिस विल सीरियसली इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इससे किसी भी जानदार की डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ता है। तो इसी वजह से, म्यूटेशन की वजह से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिस तरह डाउन सिंड्रोम एंड हेमोफीलिया। वो बीमारियां कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो किसी भी वजह से सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, और जिससे क्रोमोसोम्स और जीन जो है वो उनके अंदर तब्दीली आ जाती है। जब उनमें तब्दीली आएगी तो ऑर्गेनिज्म जो आगे बन रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब म्यूटेशन ये होती कैसे? कहते हैं नेचुरली भी हो सकती हैं, और दे कैन बी कॉज बाय एक्सरेज। अगर तो एक्सरेज के करीब जाएंगे उससे भी हो सकती है, अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और कुछ दूसरी रेज या शॉ से हो सकती हैं, सम केमिकल्स, और कुछ केमिकल से भी हो सकती हैं। सो लास्ट टॉपिक है जी, उसको भी देख लेते हैं। एवोल्यूशन इर्तका, वेयर हैव द मिलियन ऑफ डिफरेंट लिविंग
ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम, के आज जो हमें लाखों किस्म के जानदार अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं, कहां से आए हैं? साइंटिस्ट हैव प्रोवाइडेड द लाइकली एक्सप्लेनेशन, साइंसदानों ने इसकी एक एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट दे वर प्रोड्यूस्ड बाय एवोल्यूशन, के वो किस अमल से आज हमें इतनी वैरायटी नजर आ रही है? एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन मींस चेंज एंड इंप्रूवमेंट, तब्दीली और बेहतरी, फ्रॉम सिंपल बिगिनिंग्स, सादा आगाज से। द फर्स्ट लिविंग थिंग अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट 3500 मिलियन ईयर अगो, कितने लाख साल पहले जी? 3500 मिलियन ईयर अगो जो है वो फर्स्ट लिविंग थिंग्स यहाँ पर अपीयर हुई थी। देयर वर नो मोर देन बबल ऑफ फुल ऑफ केमिकल बट दे कुड रिप्रोड्यूस, यानी कि शुरू में वो कहना चाह रहे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो लाइफ थी वो बबल्स ऑफ केमिकल्स से, केमिकल्स के कुछ बबल्स से जिनमें रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी थी, यानी कि वो डिवाइड हो सकते थे। सम ऑफ द यंग वर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स व्हिच मेंट दे कुड सर्वाइव बेटर देन देयर पेरेंट, कि कुछ ऑर्गेनिज्म आज हमें नजर आते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट है, और कहता है उन्होंने सर्वाइव किया है अपने पेरेंट्स की निस्बत। ओवर मिलियन ऑफ ईयर दीस चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स लीड ऑल द डिफरेंट क्रिएचर अलाइव टुडे, और यही जो तब्दीलियां आती गई जानदारों के अंदर, मैं आपको भी एक फिगर की मदद से भी दिखाऊंगा कि किस तरह से चेंज आता है और इंप्रूवमेंट आती है, और हमारे पास आज की क्रिएचर जो है वो हमें नजर आती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, डार्विन की थ्योरी, ये भी आपके कॉपी वर्क में होगी, इसको भी अच्छे से देखिएगा। थ्योरी हाउ एवोल्यूशन टुक प्लेस वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड 100 ईयर अगो बाय चार्ल्स डार्विन। डार्विन सजेस्टेड दैट देयर इज अ वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग, कि किसी भी लिविंग थिंग की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर भी वेरिएशन होती है, कि अगर हम एक ही तरह के स्पीशी लें लाइक कैट, तो कैट के अंदर भी आपको ढेर सारी वेरिएशन नजर आएंगी, तमाम कैट्स एक जैसी तो नहीं होती हूबहू। देयर इज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन, और हर पॉपुलेशन में जानदार कोशिश करते हैं कि वो सर्वाइव कर सकें। सम इंडिविजुअल आर बेटर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग, और कुछ जानदार होते हैं जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से अच्छा अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं। दे आर मोर लाइकली टू ग्रो, उनके ग्रो एंड रिप्रोड्यूस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अदर विल डाई आउट, और बाकी मर जाते हैं। दिस इज समटाइम रेफर्ड टू अस एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। So कहते he concluded that particular organism have been naturally selected from their population because they are better adapted than other, तो कुछ ऑर्गेनिज्म को कुदरती तौर पर चुना गया क्योंकि उन्होंने अपने माहौल से अच्छे से अडेप्ट किया था, अपने आप को ढाला था देन अदर्स, दूसरों की निस्बत। सो देखो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम फॉसल्स, तो ये आपको देखो डिफरेंट तरह के यहाँ पर डायग्राम्स नजर आ रही है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता आज की फॉर्म में हमें जो नजर आ रहा है वो यहाँ तक पहुंचा है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई, जब एक जानदार मरता है, इट रिमेन्स डिके, उसकी जो बाकियात यानी कि हड्डियां और जिस्म, जो डेड बॉडी होती है, डिके टूटना शुरू होती है और क्विकली डिसअपीयर, खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। बट सम टाइम अंडर सर्टेन कंडीशन इट रिमेन्स आर प्रिजर्व, वो महफूज हो जाती है खास कंडीशन में। इसीलिए तो आपको डायनासोर्स की जो है वो हड्डियां मिलती हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन में वो जो फॉसल्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। इन time the fossils become covered with layer of sediment, since layers of sedimentary rock are laid down by the slow accumulation of material, the lowest layer are usually oldest and contain oldest fossil। तो कहता है वक्त गुजरने के साथ साथ उन फॉसल्स के ऊपर मट्टी की तहें बनती जाती हैं, चट्टानें बनती जाती हैं, और वो जो फॉसल होता है वो सबसे नीचे होता है, ठीक है। Sometimes these fossils record as they are called show a sequence or possible line of evolution, कि अगर वो हमें सारे फॉसल्स मिल जाए तो हम जो है वो एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं कि आज का जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से आज की शक्ल में मौजूद है, और उसके इंसेस्टर, उसके जो आबाओ अजदाद से वो किस तरह से किस फॉर्म में, किस शेप में मौजूद थे लाखों साल पहले। सच फॉसल रिकॉर्ड हैव बीन फाउंड फॉर हॉर्सेस, एलिफेंट्स, जिराफ्स एंड कैमल्स। होपफुली ये सारी रीडिंग आपको समझ आ गई होगी, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज के लिए, जो एक्सरसाइज 3 है उसके लिए मैं आपको पिक्चर भेज देता हूं, उस पिक्चर को देखकर आप अपनी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लीजिए।